ध्यान दो, आवाज़ नहीं, कोशिश करते हैं सीखने का। देखो हम लोग पढ़ने वाले हिंदी, हिंदी क्या, ये भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है। सबसे पहली बात तो ये समझो, हिंदी क्या है, भाषा है। अंग्रेजी भी क्या है, उर्दू स्टूडेंट उर्दू पढ़ते होगे, वो भी क्या है, भाषा है। समझ में बात ना। फारसी पढ़ोगे, वो भी क्या है, भाषा है। समझ में बात ना। और बहुत सारा यूरोपियन कंट्री है जिसकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग भाषा है। समझ में बात ना। जैसे तुम अगर जैसे बीएससी, जैसे तुम यहाँ से +2 किए, उसके बाद जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देकर अगर तुम जेएनयू में जाओगे ना, तो वहाँ फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। समझ में बात ना। जैसे तुम फ्रेंच सीख सकते हो या और भी अलग अलग जो कंट्री का क्या है लैंग्वेज है, समझ में बात ना, तुम वो सिखाया जाता है वहाँ पे। समझ में बात ना। तो ये चीज़ है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्या है, लैंग्वेज है, अलग अलग क्या है, वो भी क्या है, भाषा है। समझ में बात ना। तो उसी प्रकार से हिंदी भी क्या है, भाषा है। भाषा है, भाषा को ही हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। भाषा से क्या मतलब है, भाषा क्या करता है, बताओगे कोई, भाषा से क्या, भाषा क्या करता है। जैसे आखिर हिंदी अगर तुम पढ़ रहे हो या तुम अंग्रेजी सीखते हो, इंग्लिश है ना, इंग्लिश में तो सबका हाथ तंग है। अरे इंग्लिश में सबका हाथ तंग है ना, सब है ना, साफ हो। एक है अलग से इंग्लिश पढ़ रहा है ना, इसलिए लक्षण भी अंग्रेजी तो वाला दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, फकेत कोलो का बैल है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि है ना, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है। भाषा के द्वारा करते क्या है, तो भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। यही करते हैं ना, समझ में आया बात ना। अपनी भाषा के द्वारा अपनी क्या करते हैं, भाषा के द्वारा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे तुम यहाँ आए, समझ में आया बात ना, और बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है ना, तो तुम्हारे अंदर है ना ये बात, है ना, लेकिन सामने तुमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, सामने वाले को बताना है। तो कैसे बताओगे, या तो बोल कर, या तो लिख कर, या तो बोल कर, या तो लिख कर। सामान्यतः सामने में तो बोल कर, है ना, ओह बहुत गर्मी है ना, कुछ इस तरह की ये भावना है ना। समझ में आया बात ना, ये चीज़ है। जैसे अगर विचार की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि देश की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, है ना, मतलब देश सेवा सबसे पहले, ये क्या है, विचार है। ये हम क्या कर रहे हैं, है ना, अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्त करने का मतलब समझ आ रहा है ना, कि सामने वाले को बताना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तुम लोग से बात कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। समझ में आ बात ना, चीज़ों को बता पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, ठीक है ना, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ में आ बात ना, कुछ थॉट्स बता रहे हैं। समझ में आ बात ना, वो बता रहे हैं किसकी सहायता से, भाषा। वो भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ बात ना। तो भाषा क्या है, तो भाषा की सहायता से, भाषा की सहायता से हम अपने विचारों को, अपनी है ना भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। क्या सर, किसी भी भाषा से, हाँ किसी भी भाषा से, किसी भी भाषा से, है ना। कैसे, तो बोलकर या लिखकर। सामने में है तो बोल के, और दूर में है तो पत्राचार की सहायता से, है ना, पत्राचार, पत्र की सहायता से। कह रहा पत्र का ज़माना नहीं रहा है, अब व्हाट्सएप का ज़माना है ना। गुड नाइट को भी GN लिखते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग को भी क्या लिखते हैं, GM लिखते हैं। समझ में आया बात ना, सब कुछ बर्बाद है ना एक प्रकार से। तो जरा देखो, तो हम क्या बोलेंगे, भाषा, भाषा क्या है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, भाषा की सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, भाषा की सहायता से हम अपनी, ध्यान सुनना, भावनाओं तथा, ध्यान सुनना, तथा विचारों को क्या करते हैं, को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं कैसे, बोलकर या लिखकर। लेकिन हम सामान्यतः बात करेंगे लिखकर। सामान्यतः बात किसकी करेंगे, लिखकर। समझ में बात ना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर ले तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ ध्यान सुनो कि अगर हम बात कर ले, अब हिंदी हटाते हैं थोड़ा देर के लिए, अभी भाषा की ही बात हो रही है, तो भाषा को हम व्यक्त कर सकते हैं, जाहिर सी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, जाहिर सी बात लिख कर या बोल कर। अरे है ना, दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, या तो लिख कर या तो बोल कर। भाषा को लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, सुन लो सर।
अभिव्यक्त करते हैं, है ना। कैसे? या तो लिख कर, अरे हाँ या ना, लिख कर या तो बोल कर। जरा ध्यान सुनना, लिख कर या बोल कर। तो हम सामान्यतः लिख कर बात करेंगे तो तुमको पता है कि हम अगर अपने विचारों को, अपनी, है ना, भावनाओं को अगर अभिव्यक्त करेंगे तो हम या तो लिख कर करेंगे या बोल कर। तो इसको थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, हम बात करते हैं लिख कर। और जाहिर सी बात है, अगर लिख कर भी अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो 2 रूपों में कर सकते हैं। कैसे? एक पद के रूप में और एक गद्य के रूप में। हो सकता है कि हम अपनी भावनाओं को तुम तक पहुंचाएं तो कविता के रूप में पहुंचा सकते हैं, अरे है ना, कविताओं के रूप में, पद के रूप में। या अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को अगर अभिव्यक्त करना है तो किस रूप में? गद्य के रूप में। किस रूप में? गद्य, कहानी के रूप में। पद मतलब क्या? कविता, है ना। और गद्य का मतलब क्या? कहानी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तुम अपने हिंदी के किताब में, है ना, तुम देखते होगे कि एक पार्ट तो गद्य का रहता होगा, कहानी का, है ना, और एक पार्ट रहता होगा पद का, है ना, कविता का। समझ में बात ना। और उस गद्य और पद से भी, है ना, गद्य से भी और पद से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता होगा। आखिर वो कहानी क्यों दिया गया है ना? कुछ सिखाने के लिए। क्या करने के लिए? सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? वो कई सारे, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कई सारे। समझ में बात, जैसे नैतिकता, ईमानदारी, है ना, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए हो सकता है। समझ में बात ना। व्यवहार किस प्रकार से किया जाए, उन सब चीज़ों को सिखाया जा सकता है। समझ में बात ना। ये सारा चीज़ें तो सीखते हैं या तो गद्य के रूप में या तो पद के रूप में। समझ में बात ना, ये चीज़ है। तो लिख कर तो 2 रूपों में, एक या तो पद के रूप में या तो गद्य के रूप में। ये बात तो समझ में आ गई। समझ में बात ना। फिर तुमसे पूछा जाएगा क्या? सुन लो सर, फिर तुमसे पूछा जाएगा कि भाषा का अंग कितना है ना। भाषा के कितने अंग है? भाषा के अंग, अगर भाषा के अंग अगर पूछा जाएगा कितने अंग है तो क्या बोलोगे? 4 अंग। भाषा के कितने अंग है तो क्या बोलोगे? भाषा के 4 अंग है। कितने अंग है? 4 अंग है। कौन कौन से हैं? सुन लो जरा। वर्ण, फिर बोलोगे क्या? शब्द, फिर क्या बोलोगे? पद, और फिर क्या? वाक्य। ये 4 अंग है। भाषा के 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। समझ में बात ना। वर्ण को मिलाकर शब्द बनाते हैं, और शब्द का जो संग्रह होता है ना, है ना, जब शब्द को, जब हम क्या करते हैं, चिन्हों के साथ, विभक्ति के साथ जब लिखते हैं तो क्या बनता है? पद। और पद का जब सुव्यवस्थित समूह बनाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है ना। अब सुन लो सर, अगर हमको भाषा को सीखना है, अगर भाषा को सीखना है तो कुछ नियम को पढ़ना होगा। जैसे अंग्रेजी भी सीखते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करते हो? टेंस। क्या पढ़ना शुरू करते हो? टेंस। वॉइस सुने हो ना? अरे है ना। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? व्याकरण का पाठ है। क्या है? व्याकरण का पाठ है। समझ में आता ना। इंग्लिश भाषा अगर सीखना है तो तुमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता है। हिंदी भाषा सीखना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी व्याकरण। और अगर संस्कृत भाषा सीखना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? संस्कृत व्याकरण। समझ में बात ना। उसी प्रकार से, है ना, जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं, अगर उसको सीखना है तो हमको, है ना, जाहिर सी बात है, व्याकरण ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर हम बात कर लें, सुन लो जरा ध्यान से, इसको लिख लिए हो? नहीं लिखे हो ना? 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी लिखो। चलो
हो गया क्या? चलो आगे की बात करते हैं, लिखना सुनो ज़रा। अब बात हम करते हैं व्याकरण की। एक्चुअली में जब हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, है या ना? हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, समझ में बात ना? ये क्या होता है सर? हिंदी व्याकरण होता क्या है? तो तुम लोग जैसे अभी कुछ देर पहले ही परिभाषा बताए हो, क्या बताए हो कि यह वैसा शास्त्र होता है है ना, जिससे हम सुशुद्ध लिखना और सुशुद्ध पढ़ना सीखते हैं। ये बात है ना? अरे पढ़ना वही बोलना ही है ना सर, समझ में बात ना? शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। कहने का मतलब क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, है ना? व्याकरण से ही सीखते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण नियमों का संग्रह है। व्याकरण और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? नियमों का संग्रह है। हम ये बोलेंगे कि व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण क्या है? नियमों का संग्रह है। नियमों का संग्रह है, जिससे हम हिंदी भाषा, चूँकि हिंदी व्याकरण लिखे हैं तो भाषा भी कौन सा सीखोगे? हिंदी ना। हिंदी भाषा क्या करते हैं? सीखते हैं। हिंदी भाषा सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा सीखते हैं मतलब क्या? अगर भाषा सीखते हैं तो उसी में तो आ गया कि पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, आया ना? समझ में आया बात ना? उच्चारण हम कैसे करेंगे, समझ में आया बात ना? राम को राम ही पढ़ेंगे, मरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ इस तरह की बात है। समझ में आया बात ना? क्लियर है ना? लिखेंगे कैसे? कलम लिखना है तो कलम लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ है। तो कहने का मतलब नियमों का संग्रह है, जिससे हम हिंदी भाषा सीखते हैं कि कहाँ हम किस शब्द को किस रूप में, किस तरीके से, चिन्ह को कब, कैसे, कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। समझ में बात ना? वो कहाँ सीखेंगे? हिंदी व्याकरण में सीखेंगे। समझ में बात ना? तो किसी भी भाषा को अगर हमको सीखना है, किसी भी भाषा को सीखना है, अगर अंग्रेजी भाषा को सीखना है, हिंदी भाषा को सीखना है, संस्कृत भाषा को सीखना है, तो कैसे सीखेंगे? हिंदी, है ना? व्याकरण की सहायता से, व्याकरण की सहायता से सीखेंगे। व्याकरण होता है क्या है? नियमों का संग्रह होता है, नियम होता है उसमें, ठीक है ना? उस नियमों को पढ़ते हैं कि कैसे, किन शब्दों का, किस चिन्हों का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। समझ में बात ना? कब करेंगे, उसका मीनिंग कैसे बदलेगा। समझ में बात ना? इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं? व्याकरण में करते हैं। समझ में बात ना? तो जैसे तुम पढ़े हो कि भाषा के 4 अंग होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के भी कितने अंग होंगे? 4 अंग होंगे, ठीक है ना? तो हिंदी व्याकरण की अगर बात करेंगे तो हिंदी व्याकरण के भी कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है ना? कौन कौन सा? वर्ण विचार, अगर वर्ण को सीखना है तो क्या बोलेंगे? वर्ण विचार। फिर क्या बोलोगे? शब्द विचार, शब्द सीखना है तो क्या बोलोगे? शब्द विचार। उसके बाद क्या बोलोगे? पद, है ना? उसके बाद क्या बोलोगे? वाक्य विचार। क्या बोलोगे? तो इन चीज़ों को तुमको क्या करना है? बारी बारी से हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। समझ में बात ना? हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। समझ में बात ना? हिंदी व्याकरण में इसी चीज़ को पढ़ना है, वर्ण विचार, शब्द विचार, है ना? यही सब चीज़ तुम पढ़ोगे। क्लियर है क्या? तो अब हम बात कर रहे हैं, बात को समझो। इस बात को क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ण है ना, ध्यान सुनना सर, वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनाएगा? वर्ण को जब व्यवस्थित करेंगे ना तो क्या बनेगा? शब्द। शब्द को जब हम चिन्हों के साथ लिखेंगे ना तो वो क्या बनेगा? पद। और फिर क्या बनेगा? वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। समझ में आया बात ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर भाषा की, अगर हिंदी भाषा की अगर बात करेंगे, उसकी मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है तो क्या बोलोगे? वर्ण है ना? तो हम बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सुन लो ज़रा ध्यान से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। समझ में आ बात ना? लेकिन अब तुमको सबसे पहले जैसे वर्ण विचार पढ़ना है, मतलब वर्ण के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना कि वर्ण किसको कहते हैं। कोई बताओगे? ये सब 1 2 में पढ़ के आए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी सर, है ना? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। एक्चुअली में जितना भी यहाँ बैठे हुए हो, है ना, सब यही परिभाषा पर क्या हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। यही ना? बिल्कुल, ये रटा रटाया है सबका, ठीक है ना? जरा सुन लो ध्यान से। ध्वनि किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ध्वनि किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, है ना? हम यही बात बता रहे हैं। जरा समझो इस बात को, गौर सुनना, लिख लेना, पहले समझो इस बात को, गौर सुनना सर। अगर हम बात कर लें, हम जैसे कि बात कर लें कि जैसे आवाज़, जैसे हम बोल पाते हैं,
है ना, आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है, तो तुम बोलोगे क्या कि सर यहाँ कंठ में क्या है, स्वर यंत्र है, उसमें कंपन पैदा होता है तब आवाज़ निकलता है ना। इसको अगर रोक लें आवाज़ निकलेगा, अगर रोक लेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा। समझ में आ बात ना। मेरे कहने का क्या मतलब है, ज़रा सुनो कि जैसे ये कंठ है, ये क्या है, कंठ है, सुनो ये कंठ है, कंठ के बाद तुमको मिलेगा तालु, क्या मिलेगा, तालु, फिर क्या मिलेगा, मूर्धा, क्या मिलेगा, मूर्धा, फिर मिलेगा दंत, समझ में आ बात ना, फिर क्या मिलेगा, ओष्ठ, क्या मिलेगा, ओष्ठ मिलेगा। समझ में आ बात ना। ये भाग है, ये कंठ से लेकर ओष्ठ तक का ये क्या अलग अलग भाग है। समझ में आ बात ना, जिसकी सहायता से हम बोल पाते हैं, जिसकी सहायता से हम बोल पाते हैं। समझ में आ बात ना। तो क्या होता है, इन भागों में क्या है, इन भागों में क्या है, स्वर यंत्र है, क्या है, स्वर यंत्र है, उसमें कंपन पैदा होता है जिससे आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है ना। जरूरी तो है नहीं कि यहीं से आवाज़ निकलती है। अब इसमें क्या हुआ कि अगर कंपन हुआ तो आवाज़ निकला कि नहीं निकला। दो वस्तु को क्या करते हो, रब करते हो, मतलब घर्षण करते हो तो भी आवाज़ निकलती है ना। वायु जब किसी से टकराता है किसी चीज़ से तभी आवाज़ निकलती है या ना। समझ में आ बात ना। तो कहने का मतलब इनसे जो आवाज़ निकलती है, ठीक है ना, उसको ध्वनि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। समझ में आ बात ना। लेकिन वर्ण किसको कहते हैं, तो बोलोगे ये जो ध्वनि है ना इसी को वर्ण कहते हैं। हाँ, इसमें क्या है, जो ध्वनि है। लेकिन कहने का मतलब कि अब ध्वनि तो हम बहुत सारा निकालते हैं ना, बहुत सारा आवाज़, है ना। अब टें पे भी बच्चा करता है, अरे करता है कि नहीं करता है ना। तो क्या उसको भी तुम वर्ण कह दोगे, कोई मतलब तो सार्थक होना चाहिए ना। उसका मतलब क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर तुम खुद सोचो, अगर इमेजिन करो, ये सोचने वाली बात है कि जब सभ्यता का विकास हुआ होगा, है ना, अर्थात जब मानव का विकास हुआ, एकदम शुरुआती मानव की बात करो, क्या उस समय का मानव, उस समय के मानव के पास ये सब था या नहीं था, कि सिर्फ आज के मानव के पास यह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है। उस समय के मानव में भी होगा नहीं ये, अरे हाँ या ना, ये सर। लेकिन वो जो शुरुआती जो मानव था ना, वो आदि मानव था, कहते हो ना आदिम मानव, कहते हो ना प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन मानव, है ना। उसको कोई ज्ञान नहीं था। समझ में आ बात ना। फिर धीरे धीरे है ना मानव का विकास आगे बढ़ा ना। तुम सुने होगे आग का खोज हुआ, पहिया का खोज हुआ, है ना, इन सब चीज़ों की। फिर है ना जाहिर सी बात है भाषा का भी विकास हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। समझ में आ बात ना। कहने का मतलब आवाज़ तो पहले भी निकालता होगा ना मानव। समझ में आ बात ना। तुम पढ़े होगे क्लास 6 में, पढ़ के आओ ना, 8 क्लास में हो, 9th क्लास में हो मान लो, या 10th क्लास में हो, जो भी हो, है ना। तो कहने का मतलब जब क्लास 6 से तुम पढ़ के आए हो, तो क्लास 6 में पढ़े होगे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़े हो, सिंधु घाटी की सभ्यता। मतलब ही नहीं बनता, तो मतलब बनता है नहीं, है ना। किताब सबके पास होगा, है ना। और जब पढ़ने के लिए जब, है ना, मतलब पढ़ना अगर शुरू किए होगे, या है ना जब सेशन शुरू हुआ होगा, पढ़ना है तो सबसे पहले क्या खरीदे होगे, किताब। बिना किताब का कैसे पढ़े, एक्सक्यूज बच्चा यही देता है, ठीक है ना। लेकिन आई गारंटी यू, है ना, कि तुम लोग आज तक किताब नहीं पलटे होगे। अब का किताब पलट रहे हो क्या, इस सेशन का किताब पलट रहे हो, उम्मीद नहीं करेंगे, है ना। भरोसा तो खैर है ही नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना सर। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो कि जब हड़प्पा सभ्यता जब तुम पढ़ोगे, पलट के देखना, तो उस समय बताएगा लिपि, क्या बताएगा, लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसका मतलब क्या कि भाषा के द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। समझ में आ बात ना। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी उस समय, मतलब क्या, कहीं ना कहीं चित्र के द्वारा निर्देशित किया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब उस समय का मानव, है ना, उस समय का मानव अपने हिसाब से लिपि तैयार किए हुए था। लिपि क्या होता है, जैसे अभी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी कौन सी लिपि है, देवनागरी। एग्जाम देते होगे तो वहाँ लिखाता होगा लिपि, तो लिखते होगे देवनागरी। फिर अंग्रेजी का एग्जाम देते होगे तो वहाँ भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता होगा, तो क्या लिखते हो पता है, रोमन लिपि। क्या है, रोमन लिपि, ठीक है ना। हम पंजाबी जब पढ़ते थे, है ना, जब हम चंडीगढ़ में थे, तो वो जो लिपि था पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि था, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये लिपि है क्या, तो वर्णों को सुन लो सर, वर्ण को, है ना, हम किस रूप में लिख पा रहे हैं,
किस रूप में लिख रहे हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदी में हम लिखते हैं अ, क्या लिख रहे हैं, आ लिख रहे हैं ना। इंग्लिश में इसी को क्या लिखते हैं, याद करो, ए। क्या लिखते हो, ऐसा कुछ करके लिखते हो ना, सोचो जरा, अरे है ना। तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। अल्फ़ाबेट इसको कह लेते हो इंग्लिश में, अरे कहते हो ना, इसको हिंदी में वर्ण कह लेते हो, यही बात तो है। और जब है ना पंजाब में पढ़ते थे, है ना, पंजाबी है ना, तो पढ़ते थे क्या, है ना, जाहिर सी बात है कुछ अलग तरह का, अब तो हम लिख भी नहीं पाएंगे, है ना, जाहिर सी बात है वहाँ का कुछ, है ना, उरी उरा सहा कुछ इस तरह का, है ना, कुछ, है ना, नाम था, समझ में आ बात ना। भूल चुके हैं, लगभग 5 साल हो चुका है गया, समझ में आ बात ना। तो जाहिर सी बात है कि तुम अगर अलग अलग भाषा की बात, जैसे अब मान लो कोई उर्दू स्टूडेंट उर्दू पढ़ता होगा, ठीक है ना, तो वो भी इसी अल्फ़ाबेट को, है ना, अलग रूप में लिखता होगा, और इसी चीज़ को, है ना, तो अलग अलग रूप में हम लोग लिखते हैं, समझ में आ बात ना। तो वो जो लिखने का तरीका है ना, यही क्या है, लिपि है। यही क्या है, लिपि। इसको रोमन लिपि कह दिया गया, इसको देवनागरी लिपि कह दिया गया। इसकी विशेषता है कि हम कोई भी वर्ण लिखते हैं या कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या देते हैं, लाइन देते हैं। क्या देते हैं, लाइन देते हैं। समझ में आ बात ना, देते हो नहीं देते हो, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो क्या था कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो उस समय तो पढ़ा भी नहीं जा सका, आज तक नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, है ना, लिपि का विकास हुआ, समझ में बात ना, भाषा का विकास हुआ, है ना, और तब क्या हुआ, है ना, जाहिर सी बात है जो आवाज़ निकली किससे, स्वर यंत्रों के कंपन से, तो उसका कोई विशेष चिन्ह दिया गया, है ना। उसी विशेष चिन्ह को क्या कह दिया गया, वर्ण कह दिया गया। क्या कह दिया गया, वर्ण। मान लो कि छोटा बच्चा जो गोद में होता है ना, अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता या इरिटेशन होता है ना, तो वो क्या, है ना, जैसे अब उसको प्यास लगा तो बोलता है मम्मा पानी पानी, ऐसा बोलता है नहीं। छोटा बच्चा उसको क्या, है ना, टैं मैं करना शुरू करेगा, है ना, रोना शुरू करेगा, चुप भी नहीं करा सकते, है ना। लेकिन उसकी भाषा को, है ना, माँ ही समझ पाती है, ठीक है ना। वो मेरे गोद में रहेगा तो बच्चा को हम, है ना, और इरिटेट हम हो जाएंगे, ठीक है ना, हमको पता नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जो माँ होती है उसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में क्या चाहिए, समझ में आ जाता है ना उसकी, है ना। जाहिर सी बात है उसकी भावनाओं को समझती है कौन, उसकी माँ। वो अलग तरह की, है ना, कह सकते हो, है ना, भाषा है जो इमोशंस पे, है ना, टिका हुआ है, समझ में आ बात ना। लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वही बोलता है मम्मा पापा पानी, है ना, खाना, है ना, भैया ताऊजी, है ना। लेकिन अगर उसी के आगे अगर ये अल्फ़ाबेट्स, है ना, ये अक्षर अगर लिखा हुआ अगर तुम दे दो, है ना, क्या वो बच्चा समझ पाएगा, क्या है, नहीं पढ़ पाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बोल पा रहे हैं, है ना, समझ में आ बात ना, आवाज़ निकल रही है, ठीक है ना, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमको क्या किया जाता है कि पहचान कराया जाता है उस बच्चे को कि देखो ये अ है, ये आ है, ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ ऊ है, हाँ या ना। समझ में आ बात ना, हम लोग को भी तो यही करवाया गया है ना, अरे हम लोग को तो यही करवाया गया है ना। तो यही चीज़ है। तो कहने का मतलब कि जो आवाज़ निकला, आवाज़ तो बहुत तरह का निकलता है, आवाज़ तो बहुत तरह का निकलता है, लेकिन क्या सभी को तुम, है ना, वर्ण कह दोगे, नहीं, सभी को वर्ण नहीं कह सकते हैं। जिसका चिन्ह दिया गया है, विशेष चिन्ह है, समझ में आ बात ना। जो हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा को सीखने के लिए जो आवाज़ निकली, है ना, स्वर यंत्रों के कंपन से, उसके लिए जो विशेष चिन्ह दिया गया उसको ना वर्ण कहेंगे, जो विशेष चिन्ह है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर वर्ण को अगर हम डिफाइन अगर करना चाहें, सुन लो ज़रा, है ना, कि अगर हम वर्ण को अगर परिभाषित करना अगर चाहें तो हम बोलेंगे क्या कि स्वर यंत्रों के, सुन लो सर, स्वर यंत्रों को लिख लेना, मौका देंगे, लिख लेना। स्वर यंत्रों के कंपन से जो ध्वनि निकलती है, यही बात है ना सर, अरे यही बोला था, जो ध्वनि निकलती है उसके लिखित विशेष चिन्ह को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यही बात तो है, समझ में बात नहीं। इसका मतलब ध्वनि क्या, उच्चारित रूप है, अरे ध्वनि क्या उच्चारित रूप है ना, जबकि वर्ण क्या है, लिखित रूप है। वर्ण क्या है, लिखित रूप है, समझ में बात ना। क्या वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं, देखो कहा जा सकता है, लेकिन इसमें सभी व्याकरणविद एकमत नहीं है, समझ में बात ना,
हम कह सकते हैं, है ना, चूंकि तुम अभी तुरंत पढ़े हो कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन बहुत सारा जो व्याकरणविद है या बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि वर्ण से अक्षर बनता है, अक्षर से क्या बनता है ना, है ना, शब्द बनता है, शब्द से पद, और पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। समझ में आ बात ना, ये चीज़ है, समझ में आ रही बात ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम कह सकते हैं, हम अभी कह लेते हैं कि वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। लेकिन अब जरा सुनो सर, जैसे अगर हम लिखे राम, क्या लिखे, राम, ये एक शब्द है, ये जाहिर सी बात किस वर्ण से मिलकर बना है, र, अ, है ना, म, आ हो जाएगा, है ना, सॉरी, क्या हो जाएगा, आ, म, और फिर क्या हो जाएगा, अ। अरे हो गया, समझ में आ बात ना। जैसे अब लिखते हैं कमल, तो क्या लिखते हैं, ऐसा करके, क, अ, देखो, म, हलंत, अ, फिर क्या बोलते हो, ल, हलंत, ये क्या हो जाएगा, अ। ये सब ना क्या है, वर्ण है, क्योंकि इसका और खंड किया जा नहीं सकता है। समझ में आ बात ना। और ऐसा भी तो कहते हैं, र आ का रा, म राम, ऐसे कहते हो ना कि राम लिखो तो र आ का रा, म राम, रा लिखो, म लिखो। तो क्या इस रा को तुम कहोगे वर्ण, नहीं, इसको अब क्या कह सकते हो, अक्षर कह सकते, मोटा मोटी बात, अरे कह सकते हैं, है ना। और फिर, है ना, जाहिर सी बात है, मिलकर क्या बना है ना, शब्द बना है। मोटा, ये सब का अलग अलग मतलब है, समझ में आ बात ना। हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, वर्ण को भी हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन हम ये बात भी बोले हैं कि इसमें जाहिर सी बात है कई मामले में क्या है, विवाद भी है। समझ में आ बात ना, ये चीज़ है। तो ये हो गया वर्ण, क्या हो गया, वर्ण, समझ में आ बात ना। और जब वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, जल्दी बोलना। वर्ण के प्रकार की बात करेंगे तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण 2 प्रकार का होता है। अरे है ना, कौन कौन सा, ध्यान से सुनो, अरे बात नहीं समझ में आ रहा है क्या, है ना। स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का मतलब है ना, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती हो, अर्थात जो स्वतंत्र हो, उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और व्यंजन वर्ण क्या होता है ना, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जितना भी व्यंजन वर्ण है, समझ में आ बात ना, सबके अंत में अ है ना, बिना अ के उच्चारण के कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं बोला जा सकता। और अलग अलग अगर, है ना, मतलब अगर अलग अलग तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो अलग अलग, है ना, स्वर वर्ण का भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। समझ में आ बात ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वर वर्ण ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यही बात है ना, नहीं ली जाती है। अर्थात, गौर से सुनो, अर्थात जो स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, यही बात है ना। क्लियर है क्या। इसकी संख्या कितनी है, कोई बताओगे, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। समझ में आ बात ना। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है ना, कुछ इस तरीके से ध्यान सुनो सर। यहीं तक ना है कि और भी है, यहाँ तक है। टोटल कितना है जरा देखना, 11 है। कितना है, 11 है। समझ में आ बात ना। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको कहते हैं स्वर वर्ण, ठीक है ना। और सुन लो, इसको पढ़ते कैसे हो, जरा पढ़ना तो। हर्षई, दुर्गई, है ना, दुर्गई, है ना, है ना, है ना, अ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कहानी समझ में आ बात। इस री का, सुन लो सर, इस री का इस्तेमाल हिंदी में नहीं होता है, कहाँ होता है, संस्कृत में। समझ में आ बात ना। तो बोलोगे सर हिंदी में भी तो देखें,
है ना, तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संस्कृत से हूबहू उठाकर हिंदी में ले आया गया है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। समझ में आ बात ना? क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। समझ में आ बात ना? संस्कृत में ही करते हैं इस्तेमाल, लेकिन ऐसा बहुत सारा शब्द है जिसको संस्कृत से उठाकर हम कहाँ लाए हैं? हिंदी में लाए हैं, तो उसको हम कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये तो स्वर वर्ण 11 है ना, लेकिन अगर तुमसे मात्रा भी पढ़े होगे बच्चा क्लास में, पढ़े हो, है ना? क्या पढ़े हो? मात्रा कुछ ऐसा यहीं से ना शुरू करते हो? हाँ, ऐसे नहीं करते हो, है ना, मेरे ख्याल से। सही जा रहे हैं क्या? सही जा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना, मेरे ख्याल से यही है ना। उतना नहीं समझ में, उतना याद नहीं है ना, बहुत समय हो चुका है, लेकिन ये मात्रा यही की हो ना। और ये मात्रा कितना है जरा काउंट करना। 11 कहाँ है? क्या है? 10 है। कितना है? मतलब क्या गायब है? अ गायब है। क्या गायब है? अ। तो याद रखना मात्रा कितना है? मात्राएं कितनी है? 10 है ना। मात्राएं कितनी है? 10 है। ये भी याद रखना है, क्लियर है ना। तो स्वर वर्ण 11 है, लेकिन मात्रा कितनी है? 10 है। अरे 10 नहीं है, लेकिन हम स्वर वर्ण के टर्म नहीं ले रहे हैं सर, हम स्वर वर्ण के टर्म में ले रहे हैं ना, है ना। अंग और अन और अ को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जो ना स्वर हो ना ही व्यंजन हो, उसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। समझ में आ बात ना? क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है क्या? जल्दी करो। चलो देखो, तो यहाँ पर कहानी क्या निकल के आया? यहाँ कहानी क्या निकल के आया?
तो मात्रा कितना है 10, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। गायब क्या है मात्रा में अ, क्या है अ गायब है। समझ में आया बात ना। आगे की बात करते हैं, सुनो। अब स्वर वर्ण हम देख लिए टोटल कितना है 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है 11। अब स्वर वर्ण का भी प्रकार होता है, स्वर वर्ण का भी क्या है प्रकार है। हटाएं सर, लिख लेना, हम दे देंगे अभी, है ना मौका। स्वर वर्ण के प्रकार जरा ध्यान दो यहाँ। एक होता है मूल स्वर, क्या कहते हैं मूल स्वर। समझ में आ रही बात ना। सुन लो सर, या इसी को कहते हैं, इसी को और क्या कह देते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर, इसी को कहते हैं। ये कौन कौन सा है जरा सुन ला, टोटल 11 है ना, इसमें से ह्रस्व कौन कौन सा हो जाएगा जरा देखो, है ना। अ हो जाएगा, हो जाएगा ह्रस्व, ही नाम में पता चल रहा है। ह्रस्व उ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा री हो जाएगा। क्या हो जाएगा री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 होता है, ठीक है ना। बोलोगे सर ये क्यों नहीं हुआ, ये नहीं होगा, ये देखने में लग रहा है ना ये छोटा, लेकिन ये होगा नहीं। तो याद रखना कौन कौन सा है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, और क्या हो जाएगा ऋषि वाला री। सुनो सर, क्या मतलब ह्रस्व का मतलब क्या है, या मूल स्वर क्या है। मूल स्वर का मतलब ये हुआ कि सर इसी स्वर को, है ना, आपस में मिक्स करके, आपस में, है ना, जाहिर सी बात है मिक्स करने का मतलब क्या आपस में संधि करवा दें, है ना, या अन्य स्वर से भी क्या कर देंगे मिक्स करके अलग अलग क्या बनाएंगे, है ना, वर्ण बनाएंगे। समझ में आया बात ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहा जाता है मूल स्वर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा होता है, या ये भी कह सकते हो ना ह्रस्व स्वर का मतलब ये कि इसके उच्चारण में अल्प समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसके उच्चारण में क्या बोलेंगे एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर, क्या पढ़ोगे दीर्घ स्वर। तुम क्लियरली बात है सुन लो सर, मूल स्वर की संख्या कितनी है 4, तो ऑटोमेटिकली दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी 7। कौन हो जाएगी है ना कितनी 7। कौन कौन सा आ, दीर्घ ई, क्या बोलोगे दीर्घ उ, और क्या बोलोगे ए आई, क्या बोलोगे ओ, और क्या बोलोगे औ। ये जो है ना सुन लो सर, ये टोटल कितनी है 4, ये टोटल कितनी है 7 दीर्घ स्वर है। इसका क्या मतलब है, हम बोल सकते हैं कि इसके उच्चारण में, सुन लो सर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके उच्चारण में, सुन लो सर, अरे ध्यान दो, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। कहने का मतलब सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, इसलिए ह्रस्व। समझ में आ बात ना। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या हुआ कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है ना उससे दुगुना समय लगता है किसके उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण में। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय, मतलब दुगुना हो गया ना, उच्चारण में क्या बोलेंगे 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। और सुनो तीसरा है, तीसरा क्या बोलोगे प्लुत स्वर होता है। एक क्या होता है प्लुत स्वर। सुन लो सर, इसमें क्या होता है उच्चारण में, सुन लो सर, उच्चारण में इससे भी ज़्यादा समय 3 मात्रा, तिगुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा समय लगता है। और ये सब, ये जो प्लुत स्वर का जो है ना तुम देखोगे, है ना, जो इस्तेमाल होता है, हनुमान चालीसा पढ़े हो, बृहस्पति वार का कथार किए हो कि नहीं किए हो, भ्रष्ट हो सब मेरे जैसा, है ना। तो है ना उसमें तुम देखोगे इस तरह का इस्तेमाल होता है, कुछ इस तरीके का, देखते हो ना होता है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो इसको इस तरह का जब उच्चारण होगा तो अधिक समय लगेगा, ओम बोलते हैं ना। समझ में बात ना। इसको कहते हैं क्या प्लुत स्वर। क्या कहते हैं प्लुत स्वर। चलो इसको नोट करो। चलो पीछे वाला लिख लेना, अब पढ़ा नहीं तो फिर। चलो सुनो सर, हाँ तुम लोग का चलता ही नहीं, हम क्या करें, जरा ध्यान दो। व्यंजन वर्ण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। 1 नंबर में स्वर वर्ण था, नंबर 2 में बात करें किसकी व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, है ना, ऐसे वर्ण, सुन लो सर, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में, सुन लो सर, जिसके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। सुन लो सर, सहायता लेनी पड़ती है, क्या कहलाता है
व्यंजन वर्ण कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। और होता क्या है, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाता है। सुन लो सर, पूछा जाएगा इसकी संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे, है ना, कोई कुछ बताएगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुन लो सर, 33 है तो कौन कौन सा है, सुन लो सर। अब एक बात और याद रखना कि व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, और ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जो बिना स्वर वर्ण की सहायता के उच्चारण हो, है ना। जैसे क बोलेंगे, क में भी अ है, तुम कोई भी व्यंजन वर्ण उठा लो, है ना, सब के अंत में क्या आएगा, अ आएगा, क्या आएगा, अ आएगा, याद रखना। जैसे हम बोलेंगे क, तो क में भी क्या है, क अ, इसको कहते हैं हल, इसको क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और जिस वर्ण में लगा हुआ है उसको हलंत कहते हैं, क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। इस बात को एकदम कायदे से याद रखना है। सुन लो सर, अब 33 है तो कौन कौन सी है, सुन लो सर। तो सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसका भी कई सारा प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में क्या होता है, स्पर्श होता है, क्या होता है, स्पर्श होता है, ठीक है ना। अलग अलग जैसे कहते हो ना, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा कहते हो ना, इन सब चीज़ों का क्या होता है, स्पर्श होता है, और इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, है ना। और इसको वर्ग व्यंजन भी कह लेते हैं, क्योंकि इसको, है ना, तुम देखोगे अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कवर्ग, क्या बोलते हैं, कवर्ग, अरे कहते हैं ना, इसमें क्या आता है कवर्ग में, क, ख, ग, घ, और क्या बोलते हो, अंग बोलते हो ना। फिर जैसे बोलते हो चवर्ग, चवर्ग में क्या होता है, च, छ, ज, झ, क्या बोलते हो, य। ये सब याद है ना, कि भूल गए, ठ, ड, ढ, और क्या हो जाएगा, न। तवर्ग की बात अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो, तो पहले सुनो ध्यान से, लिखने का मौका दिया जाएगा, त, थ, द, ध, और क्या हो जाएगा, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, 25। तो बोला जाएगा स्पर्श व्यंजन कितना, क्या बोलोगे, 25 बोलोगे, समझ में आ बात ना। उसके बाद चलो, है ना, लिखोगे जिसको, लिखो तो 1 मिनट हमारे। देखो, अंतस व्यंजन कितना है, अंतस व्यंजन 4 है, कौन कौन सा है, य, र, ल, और क्या है, वो, ये सब याद रखना कौन कितना है, ठीक है ना। टोटल कितना है, 4 है, तो 25 4 कितना हुआ, 29, कितना हुआ, 29। उसके बाद यहीं पे लिख देते हैं, जरा ध्यान सुनना, है ना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद तुम पढ़ोगे एक और उसमें व्यंजन, क्या पढ़ोगे, उसमें व्यंजन, और ये भी कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। कौन कौन सा है, तालम्य स, मूर्धन स, दंत स, और क्या बोलोगे, ह। कितनी है, 4, कितनी है, 4। टोटल कितना हो गया, 25 4 29 4 क्या हो गया, 33। इसके अलावा भी तुम पढ़ोगे संयुक्त व्यंजन भी एक, क्या पढ़ोगे, संयुक्त व्यंजन। तो है ना, मुख्यतः 33 ही बोलोगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आएगा तुमको पता है, अक्ष, त्र, ज्ञ, एक स्वर भी सुनते होगे, है ना, ये भी बात समझ में आ बात। तो इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, संयुक्त व्यंजन, क्या कह लेते हैं, संयुक्त व्यंजन कह लेते हैं, क्लियर है ना। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। जरा देखो, यहाँ लिखने का मौका मिलेगा, बस 5 मिनट में सब लिखोगे, ठीक है ना। जरा सुन लो सर, अब हम क्या करते हैं, जितना भी वर्ण है, सुन लो सर, जितना भी क्या है, वर्ण है, तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा उच्चारण स्थान, क्या पूछा जाएगा। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, समझ में आ बात ना, ह का उच्चारण स्थान क्या है, समझ में आ बात ना। और एक ट्रिक लिखते हैं, उस ट्रिक से, है ना, सारा याद यहीं पे हो जाएगा, समझ में आ बात ना। जैसे देखो, अगर हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं उच्चारण स्थान,
देखो ज़्यादा तुम लोग के लेवल का पढ़ाए है ज़्यादा। अब जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, वर्ण, ये सब भी होता है, ये सब नहीं बताएं, जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे, ठीक है ना। उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं, सुन लो सर, इसके लिए ट्रिक लिख रहे हैं, क्या है, अकह, जरा ध्यान से सुनो, यहीं पर याद कर लेंगे, अकह कंठ से, बात नहीं, इचयस तालु, इचयस तालु, रिटरस मूर्धा, रिटरस मूर्धा, तलस दतालु, दतालु मतलब दंत, दतालु मतलब दंत, ऊपव ओष्ठ से, बोलो लालू। ये याद कर लोगे, उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलोगे। क्या है सर, जरा बताना क्या है। अकह कंठ से, इचयस तालु, रिटरस मूर्धा, तलस दतालु, उपव ओष्ठ से, बोलो लालू। कैसे याद हो जाएगा, जरा सुनो सर। अकह कंठ से, जैसे ही अकह कंठ से आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ आ दोनों आ जाएगा इसमें। क का मतलब हो जाएगा कवर्ग, क का मतलब हो जाएगा कवर्ग, और कवर्ग का मतलब अभी तुरंत देखियो क्या होता है, क ख ग घ अंग होता है ना सर, अरे है ना, अकह, और साथ में क्या ह भी है ना, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यहाँ से पता चला, अरे पता चला, अकह कंठ से, अकह कंठ से मतलब क्या, अ आ, क से हो जाएगा कवर्ग, है ना, और ह क्या हो जाएगा, कंठ, अकह कंठ से हो गया उच्चारण स्थान। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। इच यस तालु, ई जैसे ही आया है तो इसमें ह्रस्वई और दीर्घवई दोनों लोग हैं, और च से क्या आ जाएगा, चवर्ग, और यहाँ तालम्य स्व क्या आ जाएगा, तालु। उच्चारण स्थान क्या है, तालु, याद रहेगा, है ना। आगे चलो, री तो रहेगा ही, तो से क्या बोलोगे, टवर्ग, टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ न, अरे है ना, र और मूर्धांत स्व, यही है ना, ये क्या हो जाएगा, मूर्धा से, किससे बोलोगे, मूर्धा से, है ना। सुन लो सर, तो से क्या हो जाएगा, तवर्ग, क्या हो जाएगा, तवर्ग, ल और दंत स्व, इसका क्या हो जाएगा, दंत, क्या हो जाएगा, दंत, दतालु दंत, ठीक है ना। दंत से, है ना, ह्रस्व दीर्घ उ, पवर्ग, प से क्या आ जाएगा, पवर्ग, व किससे, ओष्ठ से, है ना। अब बोलो लालू कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। क्या याद हो जाएगा सर, आसान है, बिल्कुल आसान है। अकह कंठ से, इचयस तालु, रिटरस मूर्धा, तलस दतालु, उपव ओष्ठ से, बोलो लालू, चीज आसान है, ठीक है।